Hello everyone, welcome back to the channel. Welcome to the part 3 of your chapter number 1 which is the French Revolution. अभी तक हमारी कहानी पहुंची थी कि लुइस 16 को अरेस्ट कर दिया गया था, उसे एग्जीक्यूट कर दिया था इन 1793. इवन मैक्सिमिलियन रॉबिस्फ्री जो कि जैकोबिन क्लब का हेड था उसे उन्होंने हेड बना दिया था. तो भाई यहाँ तक हमारी कहानी पहुंची थी. अब उसके आगे की कहानी को देखते हैं और ये आखिरी पार्ट रहेगा इस चैप्टर का और हमारा चैप्टर इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा. फाइनली इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. बाय द वे जिसने नहीं देखा है इस चैप्टर का ऑलरेडी 2 पार्ट मैंने बना दिया है, प्लीज उसे जाके देख लें, तभी आपको ये कहानी समझ आएगी. स्टार्टिंग से जानिए कि लुइस 16 कौन था, उसकी हरकतें क्या थी, जैकोबिन क्लब क्या था, सब चीज मैंने बताया है उन 2 वीडियोस में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट नंबर 3, योर लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 1. ओके, तो अब क्या हुआ था, लुइस 16 की जब डेथ हो गई थी, लुइस 16 को जब एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उसके बाद जब उसे अरेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया, उसके बाद एक नया लॉ निकला, नया रूल, नया लॉ निकला नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. अब आप समझ रहे हो क्या है ये, नेताओं और उनके वादे जितने नहीं बदलते उतने तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बदले जा रहा है. तो जब लुइस 16 की डेथ हो गई, एक नया रूल केम अप हुआ कि वोट देने का राइट सिर्फ मेन को रहेगा और वो भी वो मेन जो 21 एज या अबव के हैं, उन्हें सिर्फ वोटिंग राइट मिलेगा. अब आप फिर देख रहे हो कि कितना कंफ्यूजिंग इनका सब कॉन्स्टिट्यूशन है कि ना वुमेन को राइट देना है, ना इक्वालिटी जनरेट करनी है. एक तरफ इन लोग बोलते रहते हैं कि भाई हमको इक्वालिटी करनी है, हमको मोनार्की हटाना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटाना है, हमको रिपब्लिक बनाना है देश को, और दूसरी तरफ इक्वालिटी भी नहीं देना चाहते वुमेन को किसी भी चीज में. तो एक नया लॉ निकला कि भाई मेन जो है, जो कि 21 प्लस एज के हैं, वही लोग से वोट दे सकते हैं. फिर से एक नई असेंबली बनाई गई. लास्ट हमने देखा था एक नेशनल असेंबली बनी थी जो कि 3rd स्टेट ने बनाया था. फिर एक नई असेंबली बनाई गई एंड दिस टाइम द असेंबलीज नेम वाज द कन्वेंशन असेंबली. एक नई असेंबली बनाई गई जिसका नाम था द कन्वेंशन असेंबली. एंड फाइनली 21 सितंबर 1792 में मोनार्की हट गई फ्रांस से और रिपब्लिक हो गई वहां की गवर्नमेंट, यानी कि वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना. जैसे कि अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया में, तो वैसे ही वहां की पब्लिक भी रिपब्लिक हो गई, यानी कि वो वोट देके अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकती है. अब ये तो था ये. अब हम लोग आते हैं मैक्सिमिलियन पे. जैसा कि आप याद करिए बच्चों, पिछले वीडियो के लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि नए नए जो मिडिल क्लास लोग थे वो लोग नए नए अपने क्लब्स खोल रहे थे इस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए. तो उसमें से सबसे फेमस क्लब क्या था, जैकोबिन क्लब. और उस जैकोबिन क्लब का हेड कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फ्री. और उस मैक्सिमिलियन को इन्होंने, जब लुइस 16 की डेथ हुई तो इन्होंने पूरे फ्रांस का हेड बना दिया. किसे, मैक्सिमिलियन को पूरे फ्रांस का हेड बना दिया. तो भाई इसने तो सोचा था कि, मतलब लोगों ने सोचा था कि भाई ये हमारे लिए अच्छा करेगा क्योंकि ये खुद मिडिल क्लास से आता है तो ये लोगों की प्रॉब्लम को समझेगा. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. इसने बस हालांकि 1 साल रूल किया था, बट उस 1 साल में इसने रेन ऑफ टेरर चला दिया था. मतलब बहुत ही बुरे तरीके से इसने रूल किया था. ये सब कुछ इसके कांड जो इसने किए थे, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपका आ सकता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द रेन ऑफ टेरर और द स्टेप्स टेकन बाय मैक्सिमिलियन रॉबिस्फ्री. तो आते एक एक करके स्टेप डिस्कस करते हैं. पहला इज एग्जीक्यूटेड पीपल हु वर थ्रेट टू हिम. अब देखिए, अब आज के डेट में अगर किसी को सजा देनी है तो पहले तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, पुलिस के पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए उसे अरेस्ट करने के लिए, और प्लस उसके सेशंस होंगे कोर्ट में. अगर वो गिल्टी फाउंड होता है कोर्ट्स के द्वारा तो ही उसे सजा होगी. लेकिन यहाँ पे क्या था कि भाई अगर नेता को लग रहा है, अगर हेड को लग रहा है मुझे तो इससे खतरा है, मुझे तो इससे खतरा है, तो वो डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट ही कर देता था. और एग्जीक्यूट कैसे करता था, लेट मी टेल यू गाइस. वो सीधा सीधा जो भी गिल्टी फाउंड होता था उसे गिलोटाइन कर देता था. अब ये गिलोटाइन क्या था, डिवाइस ऑफ डेथ. लेट मी टेल यू गिलोटाइन दिखता कैसे था. मान लो ये 2 पोल हैं, यहाँ पे बीच में एक सर्कल होता था जहां पे आसानी से किसी भी आदमी का सर फिट आ सकता था. ओके, किसी भी आदमी का सर फिट आ सकता था. ये एक ब्लेड होती थी और
आगे तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होता होगा। तो किसी को भी अगर गिल्टी फाउंड होता था कोई भी, तो उसको सीधा सीधा जो मैक्सिमिलियन है वो पब्लिकली गुलोटाइन कर देता था। तो एग्जीक्यूटेड पीपल हु वर थ्रेट टू हिम, जितने भी लोग उसको लगता था कि भाई इनसे मेरे को खतरा हो सकता है, इनसे मेरी गद्दी को खतरा हो सकता है, वो सीधा सीधा उन्हें ये सजा दे देता था। सेटल लिमिट फॉर वेजेस। अब आजकल के इंडिया की अगर हम बात करें तो वेजेस की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप जैसा काम करोगे आपको वैसे वेज मिलेंगे। अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके वेज अलग होंगे, अगर आप एक एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हो आपके वेज अलग होंगे, आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो आपके वेज अलग होंगे। क्या फिक्स है क्या कि भाई फिक्स कर दिया 5,000 रुपए कि भाई आप कोई भी प्रोफेशन करो, आप लॉयर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी बनो, आपको 5,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया था, जितने भी वेजेस थी, सैलरीज थी, उसे फिक्स कर दिया था। उसके बाद लिमिटेड अमाउंट ऑफ मीट एंड ब्रेड वन कुड बाय और ईट। अब देखो खाने पीने में कोई ठोक देना तो अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली हम इंडियंस को, तो कि भाई खाने पीने के मामले में तो नहीं टोकना चाहिए किसी को। बट इसने क्या किया था कि लिमिट लगा दी थी कि भाई इससे आगे तुम नहीं खरीद सकते, तुम 2 पैकेट ब्रेड से आगे कुछ नहीं खरीद सकते, तुम इतना ही खा सकते हो, ये सब में उसने लिमिट लगा दी थी। फार्मर सोल्ड देयर हार्वेस्ट एट फिक्स्ड रेट। अब देखो महंगाई धीरे धीरे करके ना बढ़ती है, कम नहीं होती है कभी भी। तो फार्मर्स का अगर मान लीजिए उनका फिक्स रेट कर दिया गया 10 रुपए, 10 रुपए में आपको अपना हार्वेस्ट बेचना है, लेकिन अगर उस फार्मर का क्या पता 11 रुपए लग रहा हो हार्वेस्ट को उगाने में, वो इसे तो नहीं पता है कितना रुपए लग रहा है उगाने में, वो तो फार्मर्स को ही पता है। तो हमें तो फार्मर्स के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि भाई जितना तुम्हारा लग रहा है उतना तुम रखो, बाकी को तुम अपने रेट के हिसाब से बेचो। लेकिन नहीं, मैक्सिमिलियन ने उसको भी फिक्स कर दिया था कि भाई तुम इतने ही रेट में अपना हार्वेस्ट बेच सकते हो, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। बैंड व्हाइट ब्रेड इंस्टेड पीपल वर फोर्स टू ईट इक्वालिटी ब्रेड। अब देख रहे हो ये बंदा ब्रेड से इक्वालिटी लाना चाह रहा है पूरे देश में। तो जो ब्रेड है वो फ्रांस में बहुत ही ज्यादा फेमस है, एंड इवन वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ब्रेड ही खाया जाता है मोस्टली। तो उसको उसने बैन कर दिया कि भाई व्हाइट ब्रेड नहीं खाना है, और खाना है तो क्या, लोग एक नया ब्रेड उसने निकाला विच वॉज इक्वालिटी ब्रेड। फिर था क्लोज चर्च ओपन ऑफिसर्स। अब देखो कोई भी रिलीजन हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियंस, सब कोई अपने रिलीजन को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और अगर कोई इन पे रिलीजन पे बात कर दे तो भाई बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो सकते हैं। इसने तो डायरेक्ट क्या किया था कि जो चर्च थे, जो क्रिश्चियंस लोग का होली प्लेस होता है चर्च, उसे डायरेक्ट बंद करके वहां पे अपने लीगल ऑफिसेस खोल लिए। ये तो गलत है कि भाई आप चर्च बंद करके लीगल ऑफिसेस खोल ले रहे हो। पीपल वर रिगार्डेड एज सिटॉयन और सिटॉयनी इंस्टेड ऑफ सर एंड मैडम। पहले क्या होता था, फ्रांस में लोग एक दूसरे को एज अ रिस्पेक्ट सर या मैडम के नाम से बुलाते थे। जो अपर लोग होते थे, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग होते थे, उनको थर्ड स्टेट के लोग सर या मैडम करके बुलाते थे। उस रूल को भी इस मैक्सिमिलियन ने बैन कर दिया कि भाई सब इक्वालिटी से रहेंगे, सब एक दूसरे को सिटॉयन या सिटॉयनी बुलाएंगे। अब इतना कुछ उसने किया कि भाई पूरा लोगों की तो मतलब अब आप समझ जाओ, लोगों को तो पूरा डर ही हो गया था कि भाई किसको हमने हेड बना दिया, क्या ही है। तो लोगों ने कोर्ट पे उसके खिलाफ केस कर दिया, और इवेंचुअली जुलाई 1794 को 1793 में ये बना था हेड। 1791 साल का ही था इसका। तो जुलाई 1794 को कोर्ट से मैक्सिमिलियन को गिल्टी फाउंड किया गया और उसको भी गिलोटाइन कर दिया गया। यानी कि मैक्सिमिलियन को खुद जो उसके द्वारा इन्वेंट की गई सजा थी वो दे दी गई थी। अब देखो ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है सिर्फ वुमेन का कंट्रीब्यूशन, नेपोलियन के बारे में और थोड़ी बहुत चीजें और है, तो उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो अब मैक्सिमिलियन की डेथ के बाद फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फ्रांस के लिए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन है कि क्या, इन लोग बदले ही जा रहे हैं। अब इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं होने के वजह से जो मिलिट्री पावर थी, आर्मी पावर थी, वो धीरे धीरे करके पावर में आ रही थी, और उसका हेड था नेपोलियन बोनापार्टे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे आखिरी में चैप्टर में। अभी फिलहाल क्या हो रहा था
जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिगार्डिंग जो लोगों के पास खाली प्रॉपर्टी है, घर है, पैसा है, उन्हीं लोग खाली वोट दे सकते थे। यानी कि बाकी लोग फुद्दू है, पागल है, बाकी लोग को रहने का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, घर नहीं है, तुम्हारे पास रहने का कोई हक ही नहीं है, तुमको जीने का हक नहीं है। तो इनका दिमाग देख रहे हो, मतलब कि इनको रिपब्लिक भी बनाना है, इनको इक्वालिटी भी लानी है। पहले कर दी कि खाली मेन वोट देंगे, फिर चेंज करके जिनके पास घर है, प्रॉपर्टी है, हाउस है, सिर्फ उन्हीं लोग वोट दे सकते थे। अब जो लोग थे पीपल ऑफ फ्रांस, वो लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। एक था लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक ग्रुप था डायरेक्टरीज का, जिसमें थे 5 मेंबर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन्होंने 5 मेंबर क्यों रखे। मैं बताऊं, क्योंकि पावर उनको एक के में नहीं चाहिए थी, कि पावर कहीं एक के हाथ में ना चल दे, इसलिए उन्होंने 5 मेंबर रख दिए कि भाई पावर डिवाइड हो जाएगी तो अच्छा रहेगा करके। अब इसकी वजह से क्या होने लग गया, इन दोनों के बीच लड़ाइयां होने लग गई, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी के बीच लड़ाइयां होने लग गई। तो ये इतना कुछ चल रहा था फ्रांस में, उसके बीच में वुमेन उठ के आ रही थी कि भाई वुमेन को अब सेल्फ रियलाइजेशन होने लगा, वी ऑल्सो नीड सम रिकॉग्नाइजेशन इन द सोसाइटी। हमें भी कुछ रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, हमें भी राइट्स चाहिए, हमें भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए कि भाई हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या, हमें भी राइट्स चाहिए, हम भी कुछ कुछ करेंगे। और जो उस समय की वुमेन होती थी ना, लेट मी टेल यू, जो थर्ड एस्टेट की वुमेन होती थी, यानी कि थर्ड एस्टेट वुमेन, वो लोग का काम क्या रहता था, या तो वो लोग वेजिटेबल या फ्रूट सेल करते थे, वेजिटेबल फ्रूट सेलर का काम करते थे, या तो वो लोग कपड़े धोने का काम करते थे, या तो वो लोग फ्लावर्स बेचते थे, या तो डोमेस्टिक हेल्प का काम करते थे। यानी कि काम वाली बाई जो इंडिया में बोलते हैं डोमेस्टिक हेल्प, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के घरों में वो लोग जाके वहां पे काम करके पैसा कमाते थे और साथ ही साथ घर को भी संभालते थे। इनको जो थर्ड स्टेट की वुमेन है, इनको वोट देने का राइट तो छोड़ो, इनके पास एजुकेशन का भी राइट नहीं था, कि भाई आपको एजुकेशन मिलेगी ही नहीं। जो थर्ड स्टेट की वुमेन है उनको एजुकेशन का भी राइट नहीं था। एक सर्टन एज के बाद, इतना सब काम करने के बाद उनकी सीधा सीधा शादी करा दी जाती थी। वही जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट की वुमेन है, इन वुमेन को क्या था, इनको एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन वर्क या जॉब्स नहीं दी जाती थी। तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब हुआ, आपके एजुकेटेड होने का। इनको एजुकेशन दी जाती थी, वर्क और जॉब दी नहीं जाती थी, इनकी भी सीधा सीधा मैरिज करा दी जाती थी कि भाई तुमने पढ़ लिया, लिख लिया, जो करना था कर लिया, अब तुम्हारी होगी शादी, अब कुछ नहीं करना है तुमको। यानी कि अल्टीमेट गोल जो है वुमेन का वो था कि भाई शादी करो, बच्चे पैदा करो और अपना काम करो। तुमको ये सब नहीं है कि तुमको आगे बढ़ना है, कि तुमको देश को संभालना है, कि कुछ करना है, तुमको सीधा सीधा खाली शादी करनी है। ये मोटिव बन के रह गया था पूरे वुमेन का। तो वुमेन के भी दिमाग में है कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी आगे आना चाहिए, कि जिससे हमें कुछ रिकॉग्नाइजेशन सोसाइटी में मिल पाए। तो अब हम वो स्टेप्स देखेंगे जो वुमेन ने लिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या उनके लिए नए लॉज बनाए उसके बारे में अब हम देखेंगे। ओके, सो अब जो वुमेन थी उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो वहां पे वर्किंग वुमेन होती थी ना फ्रांस में, उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा होता था। अब भाई वर्कलोड ज्यादा हो रहा है तो आदमी क्या सोचेगा कि मेरा अगर वर्कलोड ज्यादा है मेन से तो मेरी सैलरी भी ज्यादा होनी चाहिए, मेरी वेजेस भी ज्यादा होनी चाहिए। बट उनकी वेज बहुत ही कम थी एज कम्पेयर टू मेन। भाई वुमेन की वेज मेन से कम थी, लेकिन उनका वर्कलोड बहुत ही ज्यादा था। तो उस समय के दौरान जब वुमेन ने डिसाइड किया कि हमको भी रिवॉल्यूशन चाहिए, हमको भी सोसाइटी में राइट्स चाहिए, तब करीबन 60 क्लब्स ओपन किए गए। 60 क्लब्स ओपन किए गए वुमेन के द्वारा, ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके। उसमें से सबसे ज्यादा फेमस क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये सबसे ज्यादा फेमस क्लब था। इन 60 क्लब्स में से सबसे ज्यादा, जैसे कि आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि
थर्ड स्टेट के लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने जो क्लब्स ओपन किए थे उसमें से सबसे ज्यादा फेमस क्लब था हमारा जैकोबिन क्लब। उसी तरीके से जो वुमेन ने सॉरी 60 क्लब्स ओपन किए थे उसमें से सबसे ज्यादा फेमस क्लब था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। अब हम लोग आते हैं उनकी डिमांड्स के ऊपर। सबसे पहले उनकी पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड थी कि भाई हमें राइट टू वोट दे दिया जाए, हमें भी वोटिंग का राइट मिलना चाहिए, हमें भी देश के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है, साथ ही साथ राइट टू बी इलेक्टेड बाय एन असेंबली। जितनी भी असेंबली होती थी, कन्वेंशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, उनका भी उन्हें पार्ट बनाया जाए, बट उनका ये डिमांड कैंसिल कर दिया गया, यानी कि उनको ये राइट नहीं दिया गया और उनका सपना सपना ही रह गया। फिर आते हैं न्यू लॉज। लेकिन भाई गवर्नमेंट ने बोला नए लॉज तो हम बनाएंगे, चलो आप लोग इतना रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो नया लॉ बनाया जाएगा। तो पहला लॉ था न्यू स्कूल्स व मेड एंड एजुकेशन वाज कंपलसरी, यानी कि नए नए स्कूल्स खोले गए, कॉलेजेस खोले गए और एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया गर्ल्स के लिए। नो मोर फोर्सफुल मैरिज, जो फोर्सफुली मैरिजेस होते थे यानी कि थर्ड स्टेट की वुमेन के, फर्स्ट और सेकंड स्टेट की वुमेन के, वो बंद कर दिए गए कि भाई अब अगर लड़की का मन है एजुकेशन के बाद जॉब करने का तो वो जॉब भी कर सकती है। साथ ही मैरिज वॉज एन कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल। अब मैरिज जो था वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था, जैसे कि अभी भी अगर आप मैरिज करते हो कोर्ट में रजिस्ट्री होती है मैरिज की, अगर आप कोर्ट मैरिज करते हो तो उसे वो लीगल करार दे दिया गया। साथ ही साथ वहां पे मैरिज के बाद क्या होता है फॉरेन कंट्रीज में, डिवोर्स ऑब्वियसली, तो डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया, यानी कि वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई भी अगर इस शादी से खुश नहीं है तो कोई भी डिवोर्स फाइल कर सकता है और डिवोर्स ले सकता है, यानी कि डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया था। दे वर ट्रेन फॉर जॉब्स, इवन वुमेन को जॉब्स के लिए ट्रेनिंग, जो कि जिसको हम इंटर्नशिप भी कहते हैं, जॉब्स के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। फाइनली उन्हें 1946 में राइट टू वोट दे दिया गया था। इतना कुछ करने के बाद उन्हें फाइनली 1946 में राइट टू वोट दे दिया गया था। एक चीज और, रेन ऑफ टेरर के दौरान मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्री ने जितने भी क्लब्स थे, इवन जो मैंने पॉइंट बताए थे आपको रेन ऑफ टेरर के, उसमें भी आप ये ऐड कर सकते हो कि जितने भी क्लब्स थे उसे क्लोज करवा दिया गया था। साथ ही साथ जितनी भी इन क्लब्स की हेड थी, यानी जो भी वुमेन हेड थी इस रिवॉल्यूशन की, इस क्लब्स की, उन सबको अरेस्ट करके मरवा दिया गया था मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्री के दौरान, उनके रेन ऑफ टेरर के दौरान। तो ये था हमारा वुमेन का कंट्रीब्यूशन। अब हमारे लास्ट के 2 टॉपिक रह जाते हैं इस चैप्टर के। आई नो आप लोग बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे हैं, चैप्टर इतना लंबा है बट पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी से ही डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी इसीलिए। तो लास्ट के हमारे 2 टॉपिक रह जाते हैं, दैट इज नेपोलियन के बारे में, एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक रह जाता है वो, और हम थोड़े प्रोटेस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्लेवरी सिस्टम के बारे में, फिर हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं स्लेवरी सिस्टम के बारे में। तो अब फ्रेंच सोसाइटी ने ना स्लेवरी को भी बैन कर दिया था। स्लेवरी क्या होती है? गुलामी प्रथा, यानी कि पुराने जमाने में जब लोग इंसानों की खरीदी करके इंसानों को बेचा करते थे, उन्हें खरीदा करते थे और जीवन भर उन्हें अपना गुलाम बना के रखते थे विदाउट एनी वेज। उनकी कोई ना सैलरी होती थी ना कुछ, बस खरीदा बेची होती थी इंसानों की और उनको उनका स्लेव बन के रहना पड़ता था। तो फ्रेंच सोसाइटी ने, फ्रेंच ने स्लेवरी को भी बैन कर दिया था। उसके बाद फ्रेंच कॉलोनीज जैसे कि ग्वाडेलोप, सैन डोमिंगो एंड मार्टिनिक्यू, ये लोग लाए करते थे कैरिबियन रीजन में। इन्होंने भी स्लेवरी को नहीं अपनाया था। अब मैं कैरिबियन रीजन बताती हूँ आपको कहाँ लाइक करता है। मान लीजिए यह हमारा है साउथ अमेरिका, ये है मेन यूएसए, और ये जो एरिया है ना ये हमारा है कैरिबियन रीजन। और लेकिन कैरिबियन रीजन फ्रांस के कॉलोनीज को, जो ये कॉलोनीज थी, फ्रांस के कॉलोनीज को शुगर, टबैको, इंडिगो जैसी चीजें प्रोवाइड करता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब स्लेवरी बैन हो गई फ्रांस में, तो ये जो कैरिबियन रीजन है यहाँ पे लेबर्स की शॉर्टेज हो गई। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, प्लांटेशन ओनर्स थे, इनके यहाँ पे लेबर्स की शॉर्टेज हो गई। तो जब फ्रांस को इतनी चीजें कैरिबियन से मिल रही है, इवन कॉफी भी अगर भी मिलती थी,
तो इतनी सारी चीजें जब फ्रांस की कॉलोनीज को कैरिबियन रीजन से मिल रही है तो फ्रांस की भी ड्यूटी बनती है वो कुछ करे इनके लिए। तब चलाया गया 17th सेंचुरी में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब ये जो ट्रीटी थी वो 3 लोगों के बीच साइन हुई थी, विच इज फ्रांस, अमेरिका एंड अफ्रीका। ये 3 लोगों के बीच ये ट्रीटी साइन हुई थी, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं, क्योंकि ये एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना रहा है, 3 लोगों के बीच ट्रीटी साइन हुई थी। अब इसमें होता क्या था, जो फ्रेंच मर्चेंट है वो पानी के थ्रू शिप लेके पहुंचते थे अफ्रीका। अफ्रीका में वो एक लोकल चीफ से मिलते थे, यानी कि अफ्रीका के जो उस समय के सेठ वगैरह होते थे वो उनसे मिलते थे, और उनके पास जाके अफ्रीका से वो स्लेव्स परचेज करते थे। उन्हें शिप में पैक किया जाता था और उन्हें सी के थ्रू कैरिबियन रीजन यानी कि अमेरिका तक लाया जाता था। उनको ये करने में 3 मंथ्स का समय लगता था। जब वो उन्हें कैरिबियन रीजन तक ले आते थे यानी कि अमेरिका तक ले आते थे, तब वो वहां के प्लांटेशन ओनर्स जो थे उनको ये स्लेव्स को सेल कर देते थे, और प्लांटेशन ओनर्स फ्रेंच सोसाइटी से ये जो स्लेव्स है उनको खरीद लेते थे। तो ये था हमारा ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। फ्रांस ने स्लेवरी सिस्टम को बैन कर दिया था, तो कैरेबियन रीजन में लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, उसकी वजह से ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चालू किया गया था फ्रांस, अफ्रीका और अमेरिका के बीच। फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे वो अफ्रीका जाके लोकल चीफ से स्लेव्स परचेज करते थे, शिप के थ्रू पैक करके उन्हें अमेरिका लाया जाता था, 3 मंथ्स का जिसमें समय लगता था, और अमेरिका के प्लांटेशन ओनर्स को वो स्लेव्स को बेच दिया जाता था। अब फ्रांस के लोगों को लगने लग गया कि भाई ये जो स्लेवरी सिस्टम चल रहा है वो अच्छा है कि बुरा है, वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तो 2 ग्रुप्स में लोग बढ़ गए थे। जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, प्रीवियसली आपको याद होगा जैकोबिन क्लब, तो उसके जो लोग थे उनको लगता था कि भाई स्लेवरी सिस्टम अच्छा है क्योंकि इससे जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उस समय कन्वेंशन गवर्नमेंट आपको याद होगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो उस समय हेड थी, वो उस समय असेंबली थी। तो लेकिन कन्वेंशन गवर्नमेंट ने स्लेवरी को बैन कर दिया क्योंकि वो स्लेवरी सिस्टम नहीं चाहते थे। आई होप आपको स्लेवरी सिस्टम समझ आ गया होगा अच्छे से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है जिसको आपको करना है अच्छे से। और हमारा आज का आखिरी टॉपिक और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक नेपोलियन बोनापार्टे, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, फिर फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि फ्रांस के लोगों ने बहुत लड़ाई झगड़ा करके मुशक्कत करके स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया था, पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं थी, क्योंकि 10 साल बाद जब नेपोलियन बोनापार्टे आया तो उसने स्लेवरी वापस ले आई। और लेकिन उसने कहा कि अब तुमने लुईस 16 को झेल लिया, तुमने मैक्सिमिलियन को झेल लिया, अब मुझ में क्या कमी है, नेपोलियन को भी झेलो। तो उसने स्लेवरी वापस ले आई। बट फ्रांस में स्लेवरी फाइनली एंड हो गई 1846 में। 1846 में फ्रांस में स्लेवरी फाइनली एंड हो गई। उसके साथ साथ 1789 के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंसरशिप को बैन कर दिया गया था। सेंसरशिप क्या होती है, आपने देखा है कि कई जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उसमें तो सब खुला खुला चलता है, लेकिन कई जो होते हैं सेंसर्ड मूवीज या सेंसर्ड वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वैसे वर्ड्स या सीन्स वल्गैरिटी वाले होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते, हम नहीं सुन सकते, तो वो होता है सेंसरशिप। कि भाई उसमें सेंसरशिप लग जाती है गवर्नमेंट की कि आप वो एब्यूसिव लैंग्वेज का उपयोग नहीं कर सकते। अगर आप अंडर एज फिल्म बना रहे हो, मूवी बना रहे हो, म्यूजिक बना रहे हो, तो या फिर आप उस लेवल की वल्गैरिटी का यूज नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपके में सेंसरशिप लग जाती है, मतलब वो बीप हो जाता है, वो एरिया सेंसर्ड हो जाता है। तो आपको सेंसरशिप मतलब तो पता होगा। तो सेंसरशिप को बैन कर दिया गया। पहले के लोग कोई भी बुक लिखे, कुछ भी लिखे, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते थे सेंसरशिप वाले, वो लोग चेक करते थे इस बुक को कि भाई इसमें सब ठीक तो लिखा है, कोई किंग के बारे में गलत बात तो नहीं लिख रहा, कोई कुछ वल्गैरिटी का यूज तो नहीं कर रहा। और इन लोग के चेक करने के बाद ही ये बुक्स, मैगजीन्स,
प्लेस पब्लिश होते थे। तो सेंसरशिप को बैन कर दिया गया, यानी कि बुक्स और न्यूज़पेपर से सेंसरशिप हटा दी गई, सॉन्ग्स और प्ले से सेंसरशिप हटा दी गई। और उस समय के लोगों को नया नया गाने का, प्लेस का बहुत ज्यादा शौक था, तो लोग और ज्यादा बढ़ चढ़ के रिवॉल्यूशन में हिस्सा लेने लगे, क्योंकि लोगों का जो मन आ रहा था वो न्यूज़पेपर, मीडिया फ्री हो गई थी, बुक्स लिखी जा रही थी जिससे लोग जागृत हो रहे थे, सॉन्ग्स और प्ले भी बनाए जा रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर। Finally, today's last topic we have covered Napoleon Bonaparte. नेपोलियन जो था वो एक मिलिट्री का हेड था, दो धीरे धीरे करके फ्रांस का फॉर्मर हमारा हेड था। उसने 1804 में गद्दी संभाली, यानी कि वो 1804 में राजा बना। वो फ्रांस से सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए वो अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा अटैक करता था, उनको भी हासिल करना चाहता था। उसने एक वेट और मेजरमेंट का, मैनेजमेंट का यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया कि भाई हर चीज को अगर आप बेच रहे हो तो आप वेट के हिसाब से बेचो, आप केजीज, ग्राम्स उसके हिसाब से बेचो और उस हिसाब से आप पैसे चार्ज करो। प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन का लॉ निकाला, ये सब कुछ उसने अच्छे काम किए थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन यानी कि कोई आपकी जमीन हड़प नहीं सकता, आपकी अपनी जमीन पे आपका प्रोटेक्शन रहेगा। उसके बाद उसकी आर्मी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिससे सब लोग बहुत ही ज्यादा डरते थे। फाइनली 1815 में वो बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया और उसकी गवर्नमेंट भी हार गई। सो दिस वाज योर चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। आई नो बहुत बड़ा चैप्टर था, बट फाइनली हमने कंप्लीट किया। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट दिस चैप्टर। अगला चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।